वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कनेक्ट हो जाइए बेटा, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए बेटा जल्दी से। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। और आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, इस पे बेस्ड आपको ना क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा भाई। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए पूरी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होगा। मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है बेटा केमिस्ट्री में। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है भाई। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वाइट कॉमनली वी यूज डिफरेंट यूनिट्स फॉर काउंटिंग सच एज डजन फॉर 12 आर्टिकल। तो अगर हमको डजन को रिप्रेजेंट करना है, 1 डजन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 डजन का मीनिंग कितना होता है, 12 सब्सटेंस है। ठीक है भाई। अगर हम लोग बात करते हैं स्कोर की, 1 स्कोर कितना होता है, तो स्कोर का मतलब होता है 20 आर्टिकल्स हैं। ठीक है भाई। और अगर हमसे बात की जाए 1 ग्रॉस की, तो 1 ग्रॉस के अंदर कितने पार्ट आर्टिकल्स होते हैं, 144 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, हमें फर्क नहीं पड़ता उनका नेचर कैसा है, बट हम लोग ये सारी चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल 1 डजन बुक्स मीन्स 12 बुक्स। ठीक है भाई। अगर हमसे पूछा जाए 1 डजन बुक्स का मीनिंग क्या है, तो 1 डजन का मतलब तो होता है 12, है ना भाई। वेयर एज 1 डजन एप्पल मीन्स, 1 दर्जन एप्पल की बात करें तो उसका मतलब क्या हो जाता है, हमारे पास 12 एप्पल की बात कर रहा है। इन अ सिमिलर वे केमिस्ट यूज द यूनिट ऑफ मोल काउंटिंग एटम्स। तो मतलब हम लोग मोल को किसके लिए यूज करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। काउंटिंग एटम्स, एटम्स को काउंट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए, आयंस को काउंट करने के लिए, एटसेट्रा। ठीक है भाई। तो मोल क्या होता है, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। हाउ मेनी पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो वही लिखा है, दस अ मोल रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। The number 6.022 10⁻23 is called as Avogadro number. इस नंबर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, अवोगैड्रो नंबर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे इसको, अवोगैड्रो कांस्टेंट बोलेंगे। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एन ए से, एन, और सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, ए। तो एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द ऑनर ऑफ 19th सेंचुरी इटालियन साइंटिस्ट अमीजियो अवोगैड्रो। तो उनके हम लोग कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं, अमीडियो अवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है भाई, अवोगैड्रो कांस्टेंट नाम देते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज मोल, मोल इज एन अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है भाई, मोल का मतलब क्या है, अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। मोल कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, मोल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें 1 डजन की, 1 पेयर की बात कर लेते, 1 पेयर, 1 पेयर का मतलब कितना होता है, 2। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 1 डजन की, तो 1 डजन का मतलब कितना होता है, 12, है ना भाई। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 1 मोल की, इसकी बात करते हैं 1 मोल की, तो उस मोल का मीनिंग कितना होता है कि हमारे पास पार्टिकल है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। और इस, ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसी नंबर को हम लोग नाम देते हैं अवोगैड्रो नंबर। ये एक नंबर है, इसको क्या नाम देते हैं, अवोगैड्रोस, अवोगैड्रोस कांस्टेंट। क्या नाम देंगे, अवोगैड्रोस कांस्टेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, एन और ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक नंबर है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे अगर हम लोग बात करें पाई, तो पाई भी तो रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन, इस नंबर का, 3.14 का।
या फिर 22/7 का, ये नंबर लाइन पे कहीं एग्जिस्ट करता होगा, तो उसी को तो हम लोगों ने इस ग्रीक के सिंबल पाई से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सिमिलरली 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। ठीक है भाई, तो ये मोल कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको क्या बात याद होनी चाहिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, मान लेते हैं 1 मोल ऑफ, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन एटम्स, तो मतलब मैं कितने हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूं, वहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। वहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम होंगे। अगर मैं बात करता हूं 1 मोल हाइड्रोजन गैस की, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अगर और एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, Na पॉजिटिव आयंस, तो इसका मतलब वहां पे कितने आयंस प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के आयंस प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव आयंस वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अगर हम लोग आगे बात करें, देखो और दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मैंने बात किया और कोई सब्सटेंस भी, अगर मैंने बोल दिया 1 मोल प्रोटॉन की बात करते, मान लेते हैं प्रोटॉन्स की बात करते हैं, ये क्या है, पी पॉजिटिव को क्या बोल दिया मैंने, प्रोटॉन। ठीक है, तो वहां पे कितने प्रोटॉन है मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स की बात चल रही है। ठीक है भाई, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर हम लोग बात करें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो इसका मतलब भी क्या होगा, वहां पे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। बस सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल होंगे भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे बेटा, तब जाके हमारे लिए काम बनेगा। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने कि 1 मोल इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं आप। इसके बाद क्या होता है, हमको जो सीखना है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग सीखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो मोल की रियलिटी में डेफिनेशन क्या होती है, मोल रिप्रेजेंट किसको करता है, तो मोल जो होता है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो मोल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, कि वो कितना सब्सटेंस है हमारे पास। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, मोल की अगर हम लोग बात करें तो मोल एक हमारे लिए एक ऐसी क्वांटिटी, इसमें हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 1 मोल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है भाई, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब जब मोल, तो ये हमारे लिए एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। कितना सब्सटेंस होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। डेफिनेशन भी आप नोट कर लेना। डेफिनेशन क्या होती है मोल्स की एग्जैक्ट, मोल की डेफिनेशन मैं पहले आपको लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 1 मोल, मोल की डेफिनेशन क्या है, तो आपको क्या बोलना है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles, the amount of substance that contains as many particles or entities, ठीक है भाई। और ये एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है भाई, कुछ भी हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है सब्सटेंस, ठीक है। एस देयर आर एटम्स, as there are atoms in exactly 12 ग्राम, in exactly 12 ग्राम, या फिर क्या बोले हम 0.012 kg, ठीक है भाई, 0.012 kg ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है, समझो भाई। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, कितना है भाई, 12 ग्राम C12 है, तो ये 12 ग्राम C12 को ही तो हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे C12 का, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे, कितने होते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करके निकालते तो इसके अंदर कितने निकल के आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स निकल के आते हैं। कितने निकल के आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स निकल के आते हैं। तो यही हमारे लिए किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात। तो वो बोल रहा है कि अगर 12 ग्राम C12 एटम लोगे तो उसके अंदर जितने कार्बन के एटम्स होंगे भाई, C12 के एटम्स होंगे, वही रिप्रेजेंट करेंगे 1 मोल को। तो अगर आप कोई और सब्सटेंस ले रहे हो, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो हम उसे कितना बोल देंगे, 1 मोल बोल देंगे, ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे, तो उसकी भी कैलकुलेशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर आप निकालना चाहते हो द नंबर ऑफ एटम्स, the number of atoms in 1 mole of C12 आइसोटोप, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इसकी अगर कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहते हो तो ये किसके बराबर होगा, हम लोग को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, देखो पहले तो हमको मास रखना पड़ेगा, 12 ग्राम पर मोल होता है। किसका मास होता है ये बेटा, ये आता है हमारे लिए C12 का, ठीक है। C12 का 12 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, हमारे पास जितने नंबर ग्राम होगा, मतलब एक मोल के अंदर कितने ग्राम होगा, तो हम उसका एक एटम का मास रखेंगे। एक एटम का मास, कार्बन का 12 वाले आइटम का मास कितना निकल के आता है, वैसे तो 12 AMU होता है, लेकिन उस 12 AMU को जब हम लोग चेंज करके निकालेंगे तो वो किससे निकल के आएगा, 1.99 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ग्राम पर एटम आता है, पर एटम। ये किसका एटम है, C12 का है। तो जब आप इसे सॉल्व करके निकालोगे तो हमारे पास कितने एटम्स आ जाएंगे एक मोल के अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल आ जाएंगे, ठीक है भाई। क्या आ जाएंगे, एटम्स पर मोल आ जाएंगे,
ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो आप सॉल्व करके निकालोगे वो एटम्स पर मोल में हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो ये हमें कैसे पता चला कि इसका एग्जैक्ट मास कैसे है? तो ये हम लोग को ये 1.99 इंटू 10⁻⁻23 मैंने कहाँ से रख दिया? ये एक्चुअली में डेटा होता है बेटा, ठीक है? ये डेटा है और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। किसका डेटा है? एक्सपेरिमेंटल। ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया। और वो क्या निकाला गया? वहां पे पता चला कि हमारे पास जो एक एटम कार्बन का है, वन एटम है कार्बन 12 का, उसका मास कितना निकल के आता है? उसका मास निकल के आता है 1.99। एग्जैक्टली बताऊं तो 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम निकल के आता है। ठीक है भाई, इतने ग्राम पर एटम एक एटम के लिए निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो अब आप देखो भाई, इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वही हमारे लिए 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो आप देखो कितना बड़ा नंबर होता है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ 6.022 और 137 पता नहीं क्या क्या, और इतने सारे नंबर होते हैं। बस हमें कितना याद रखना है? बस हमको तो इतने डिजिट से ही काम चल जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23, बस इससे ही काम चल जाएगा। 137 को याद करने के लिए मैं तो कहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम हम लोग 6 इंटू 10⁻23 ही लगा देंगे, इससे ही काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा नंबर है। अब जैसे इसको एक और डिस्क्रिप्शन देखो, जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन के ऊपर बीच में क्या होता है? 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7, 8, 9, 10, 11, और फिर यह नंबर लाइन आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पे 12 होगा, 13 होगा, इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा अगर आप नोटिस करो, अगर मैं बात करता हूं तो ये 2 दिख रहा है आपको, ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी बताया, पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करें 12, तो ये 12 किसको रिप्रेजेंट करता है? डजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, अब एक चीज याद करो, 3.14 पढ़ा है, तो 3.14 कहीं यही तो होता है। 3.14 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है। इसी तरीके से नंबर लाइन पे आगे की तरफ एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जो कि क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। तो उस नंबर को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? मोल का नाम दे रहे हैं। ये नंबर ही हमारे लिए क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जैसे नंबर लाइन पे हमारे पास 1 2 3 4 है, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर को। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? मोल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे खास बात क्या याद रखनी है आपको? देखो भाई, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड एवरी टाइम। ठीक है भाई, अब भूलना नहीं इस चीज को, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है भाई, क्या नोट करना है आपको? एक चीज नोट करनी, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, मैं बोलता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन है मेरे पास। क्या है भाई? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। बस कुछ नहीं बोला मैंने, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोला। तो आपको क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे? ये सोचना है कि हाइड्रोजन अकेले तो एग्जिस्ट कर नहीं पाता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो H2 के फॉर्म में होगा बेटा वो। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो, मान लो सिर्फ नॉर्मली हाइड्रोजन लिखा हो, तो फिर आपको क्या समझना है? वो स्टेबल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है? अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो यहां पे आप क्या समझोगे? यहां पे आपको क्या इन्फ्रेंस निकालना है कि हमारे पास अब हाइड्रोजन अकेला, यानी कि हाइड्रोजन एटम की बात चल रही, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे अब यहां पर प्रेजेंट।
ठीक है भाई। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, मॉलिक्यूल वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ और नॉर्मली कोई कंपाउंड लिखा हुआ है या फिर कोई सब्सटेंस लिखा हुआ, तो आपको क्या समझना है बेटा, ये समझें आप कि हमारे पास जब भी कोई नॉर्मली मॉलिक्यूल गिवन है तो आप उसकी कंबाइंड स्टेट को ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है भाई, किसको कंसिडर करके चलेंगे, कंबाइंड स्टेट को ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही सिंपली, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड atoms of sulfur are present in 0.1 mole of acid molecule। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो आप देख लीजिए भाई, इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि हमारे पास मोल्स गिवन है, मोल्स कितने गिवन है, मोल्स ऑफ एसिड कितने गिवन है बेटा, 0.1 मोल गिवन है, 0.1 मोल्स है। ठीक है भाई, अब वो पूछ रहा है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और एटम्स कितने होंगे। तो अगर हम लोग बात करें एसिड की, तो एक मोल एसिड होता, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ एसिड होता, तो हम उसके अंदर कितने बोलते कि मेरे पास होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एसिड के मॉलिक्यूल्स होते। वेरी नाइस, तो सिंपल है। ठीक है भाई, लेकिन हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.1 मोल्स हैं। तो एक मोल में इतने हैं, तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 एसिड मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सिंपली ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। ठीक है भाई, कितना आंसर आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 आंसर आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे लिए पहले पार्ट का आंसर आ गया। हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स पूछा था, तो मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, सल्फर के एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे पार्ट में उसने एटम्स भी तो पूछ रखा है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर मेरे पास 1 एसिड है, 1 मोल एसिड है, ठीक है भाई, इधर पे लिख भी देता हूं, 1 मोल एसिड है। अगर सल्फर देखो आप, एसिड का मॉलिक्यूल है, तो उसका 1 मोल लेता हूं मैं, तो 1 मोल सल्फर एसिड मॉलिक्यूल से मैं 8 सल्फर के एटम्स नहीं निकाल सकता हूं, 8 मोल सल्फर एटम्स निकलेंगे, 8 मोल्स सल्फर के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। समझ में आई बात। लेकिन हमारे पास कितने मोल्स है बेटा, ध्यान से देखो, 0.1 मोल्स है, 0.1 मोल्स है एसिड के। तो फिर वहां पे कितने मोल्स निकल के आएंगे, 8 इंटू 0.1 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स निकल के आएंगे। यानी कि कितने सल्फर के एटम्स हो गए, अगर आप यहां पे कैलकुलेट करके देखोगे तो 0.8 मोल्स सल्फर के एटम्स होंगे। कितने होंगे, 0.18 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स होंगे। सल्फर के एटम्स कितने आ गए, 0.8 मोल्स। अब देखो, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स, है ना भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर के एटम्स होंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.8 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, 0.8 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स के अंदर कितने हो जाएंगे भाई। तो इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, बोले तो कितना निकल के आएगा, ये ऑलमोस्ट निकल के आएगा 4.816
इंटू 10 की पावर 23, इंटू 10 की पावर 23, कितना आ जाएगा बेटा, इंटू 10 की पावर 23 सल्फर एटम्स, इतने एटम्स निकल के आएंगे, इतने सल्फर के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो आंसर आ गया आपको समझ में कैसे निकाला हमने। तो देखो भाई ये आंसर हो जाएगा हमारे लिए, एक तो ये आंसर हो गया, ये सल्फर के एटम्स निकल आए, कितने सल्फर के एटम्स होंगे, इतने, और ये सल्फर के मॉलिक्यूल्स पूछे तो इतने होंगे मॉलिक्यूल्स। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ना भाई, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो आपको मैंने ये समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी पकाई है, अगर आप चाहो तो इसका आंसर बहुत ही इजी वे में लिख सकते हो, ठीक है भाई, बहुत ही इजी वे में लिख सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि इसका आंसर आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। सल्फर एटम्स की बात हो रही है तो आपको बस यही बात ध्यान देनी है कि एक सल्फर के मॉलिक्यूल से हम 8 सल्फर के एटम्स बना सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि एस8 मॉलिक्यूल गिवन था हमें। कौन सा मॉलिक्यूल गिवन था, एस8 का मॉलिक्यूल गिवन था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ना मोल कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि मास और मोल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है भाई। तो देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या बता रहा है, मास मोल रिलेशनशिप, मास मोल रिलेशनशिप, ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर पे हम लोग मास और मोल को आपस में इंटर रिलेट करके देखेंगे। तो देखो क्या बोल रखा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है, 1 मोल ऑफ एटम, एक मोल एटम्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यही बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। मतलब ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीखा था, जितना उसका एटॉमिक मास होगा उसी को हम लोग अगर ग्राम में चेंज कर देते तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास 12 ग्राम कार्बन आटम है, तो फिर आपको क्या समझना है, वहां पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, कार्बन के एटम्स होंगे, और साथ में इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे, सेम ही चीज है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए, मान लेते हैं मेरे पास, अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की तो बताओ या फिर ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, तो उसका मतलब वहां पे कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे वहां पर प्रेजेंट। 16 ग्राम ऑक्सीजन लोगे आप एटम, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम लोगे तो उसका मतलब कितना होगा, वहां पे ऑक्सीजन के एटम कितने निकल के आएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलेंगे, सिंपलेस्ट चीज है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या बात करनी है हमें, अगर मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं तो ये देखो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ग्राम मॉलिकुलर मास आपको सब्सटेंस का रखना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास 18 ग्राम H2O है, मान लेते हैं कंपाउंड की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, 18 ग्राम H2O है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। इसी तरीके से दूसरा अगर आप देखना चाहते हो तो जैसे बहुत सिंपल सा 2 ग्राम हाइड्रोजन है मेरे पास, तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, ये मेरे पास क्या होगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O, H2 मॉलिक्यूल्स सॉरी, और यही हमारे लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है भाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूं कैसे मोल से और मास को रिलेट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो,
अगर हम लोग बात करें मास और मोल्स को रिलेट करना है, ठीक है भाई, तो मास और मोल्स आपस में इंटर रिलेटेड है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। कैसे इंटर रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो किसके बराबर होगा? गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? अगर आप मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है भाई, ये वाला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है भाई, अब देखो जरा, इसके लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं ताकि ये आपको ये फॉर्मूला याद रहे, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लेते हैं मैंने बोला 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पूछा गया है ये कितने मोल्स होगा, हाउ मेनी मोल्स, और साथ में ही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये कितने पार्टिकल्स होंगे या फिर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो यहां पे लिखो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना गिवन है? 88 ग्राम है। ठीक है भाई, अब हमको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। ये किसके बराबर होगा? कार्बन का मास प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास। कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12, प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 12 प्लस 32। ठीक है, तो ये भी कितना आ रहा है? 44 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमें? हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 is equals to given mass of CO2 divided by molar mass of CO2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है भाई, ऊपर वाला फॉर्मूला। अब क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। गिवन मास कितना है बेटा? 88 ग्राम है, तो लिख दो 88 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या करना है? 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। अब बताओ, इसको सॉल्व करना कितना आसान है। देखो, ये 44 और 88 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे लिए? 2, और ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 2 मोल। तो बताओ हम यहाँ पे कितना भर दें? 2 मोल्स आ जाएगा आंसर। अब बताओ, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 1 मोल के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड होगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 होगी। तो बताओ 2 मोल के अंदर कितनी होगी? 2 मोल के अंदर कितनी होगी? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बोले तो 6 1 6 2 12, 12 इंटू 10 की पावर 23 CO2 होगी। तो इधर पे आंसर कितना आएगा? 12 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मोल्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। किसकी बात करें? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल्स और वॉल्यूम के बीच में भी क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। ये मैं आपको PDF से एक निकाल के लाया हूं। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गैसेस में हम लोग को वॉल्यूम से डील करना पड़ता है, तो वहां पे मोल्स और वॉल्यूम के बीच में भी क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। मोल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। ठीक है भाई, तो अगर गैसियस सब्सटेंस है तो उससे मोल किससे रिलेट करेगा? वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम।
अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है और उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं, मोलर वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। ठीक है भाई, इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, मोलर वॉल्यूम। अगर 1 मोल सब्सटेंस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, मोलर वॉल्यूम। द मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इजीली कैलकुलेटेड इफ वी नो द मोलर मास एंड डेंसिटी। ये सिंपल सी बात है, एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज दे डू नॉट चेंज। क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट चेंज मच विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लिक्विड्स का और सॉलिड का हमें टेंशन ही नहीं लेनी, लेकिन टेंशन किस में लेनी है, गैसेस के केस में। क्यों, वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो वहां पे हमारे लिए गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। ये तीनों क्वांटिटीज, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, आपस में डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहां पे वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, तो वहां पे गैसेस के मोल्स भी क्या हो जाएंगे, तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। हाउ एवर द मोलर वॉल्यूम गैसेस चेंजेस कंसिडरेबली। तो मोलर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब अगर हम लोग बात करें, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है भाई, यहां पे जो वर्ड आया है आइडियल गैस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर के अंदर, जो कि होगा क्या हमारे लिए, थर्मोडायनेमिक्स। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब आइडियल गैस को आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, जीरो। मतलब ये कोई मॉलिक्यूल है, ये भी कोई मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो, जीरो। ठीक है भाई, जीरो। तो ऐसी गैसेस जिनके बीच में, जिनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइडियल गैस। क्या नाम देंगे, आइडियल गैस। एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए तो आइडियल गैस हो जाएगी। तो क्या बोला है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फॉर 1 मोल, मतलब मोल्स हमने फिक्स कर दिए, कितने मोल लेने हैं, 1 मोल। और गैस कौन सी लेनी है, आइडियल गैस, ये भी हमारे लिए फिक्स है, आइडियल गैस लेनी है। ठीक है भाई, तो हमारे पास उसके पास वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो भी हमारे लिए फिक्स है। तो जो मोलर वॉल्यूम निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 22.4 लीटर निकल के आता है। कितना वॉल्यूम निकल के आता है, 22.4। और ये किसके ऊपर निकल के आता है बेटा, एनटीपी के ऊपर निकल के आता है। किसके ऊपर, एनटीपी। ये क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात है। तो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल टेम्परेचर, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। और प्रेशर की बात करें तो वो कितना होना चाहिए, 1 atm। ठीक है भाई, ये कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 22.4 लीटर। दिस प्रोवाइड अस विथ अ मेथड टू डिटरमाइन मॉलिकुलर मासेस। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डेंसिटी एज दिस। तो देखो, अगर हमको फॉर्मूला लगाना है तो मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मॉलिकुलर मास बराबर मोलर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई करते गैसेस की, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, मॉलिकुलर मास निकल के आ जाएगा। तो ये वाला तरीका हम लोग एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे हम इसको समराइज कर लेते हैं एक बारी के लिए। ठीक है, इसको समराइज कर लेते हैं। मैं आपको एक चार्ट भी बनवा देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वो चार्ट आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो मैं आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। देखो, मैं आपको वो दिखाता भी हूँ, वो चार्ट बनाता भी हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, 1 मिनट वेट करो बेटा। देखो बेटा,
इस चार्ट को देखो, ये हमारे लिए समरी है पूरी, ठीक है, ये हमारे लिए समरी है, जो भी हमने पढ़ा वो सब हमारे लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए मास ऑफ द सब्सटेंस और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स और मास के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाए तो देखो, अगर आपके पास मास ऑफ द सब्सटेंस है, आपको मोल्स चाहिए, तो मैंने बताया था, तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो मोलर मास से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास मोल्स है, मास ऑफ दी सब्सटेंस चाहिए, तो उसमें मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर कितना होता है बेटा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, एन ए कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये एवोगैड्रो नंबर वही है, ठीक है, यही है हमारे लिए एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ पे ये मोलर वॉल्यूम की बात चल रही है एनटीपी पे, तो ये इस चार्ट को आप समझ सकते हो, जैसे हमारे पास बीच में क्या है, मोल्स है, और अगर मोल से हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं सबसे पहले, उनकी बात कर लेते हैं, और यहां पे बात कर लेते हैं मास ऑफ सब्सटेंस की, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है भाई। और एक चीज और जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इन लीटर, किसमें निकालना है, लीटर के अंदर निकालना है तभी, ठीक है भाई, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अब देखो, अगर हमको इंटर कन्वर्ट करना है इनको, जैसे अगर हम लोग को मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए का, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल है, मोल्स चाहिए, तो उसको किससे डिवाइड कर दो, एन ए से डिवाइड कर दो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है भाई। अगर आपके पास मास ऑफ दी सब्सटेंस है, आपको मोल्स चाहिए, तो इसको किससे डिवाइड कर दो, मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। और अगर आपके पास मोल्स हैं, मास ऑफ दी सब्सटेंस चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, अगर आपके पास मोल्स हैं, ठीक है भाई, और आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस चाहिए, तो आप उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 22.4 का मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ द गैस है, आपको मोल्स चाहिए, तो किससे डिवाइड कर दो, 22.4 से डिवाइड कर दो। तो ये पूरा चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को आप लर्न कर लीजिए, और इस पे बेस्ड फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर हमारा काम बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए चार्ट ऑलरेडी लेके आया था, ठीक है भाई, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, ठीक है। अब हम आप बढ़ते हैं अपने लिए क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, तो ये क्वेश्चंस आप पहले तो ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए भाई, मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, किसके मोल्स दे रखे हैं, आर्गन के मोल्स दे रखे हैं। तो हम लोग इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, अब मैं Na के टर्म्स में ही लिख दूंगा बेटा, किसके टर्म्स में लिख दूंगा, Na के टर्म्स में ही लिख दूंगा, ध्यान से देखना आप, ठीक है। यहां पे मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, सॉल्यूशन, तो ध्यान से देखो, पहले पार्ट का सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रखा, तो मेरे पास 52 मोल्स के अंदर पूछ रखा है, 52 मोल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे, 52 मोल्स के अंदर कितने एटम्स, 52 मोल्स ऑफ आर्गन गिवन है, इसके अंदर आर्गन के एटम्स पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्या करना है हमें, यहां पे आप नोटिस करोगे कि 52 मोल्स ऑफ आर्गन है, अगर मुझसे बात कीजिए 1 मोल की, तो 1 मोल ऑफ आर्गन बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 आर्गन के एटम्स होंगे, आर्गन के एटम्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पास 52 मोल्स है, तो फिर वहां पे कितने एटम्स होंगे, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, उसके अंदर कितने होंगे, 52 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस नंबर को मैं Na लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, Na। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा बताओ भाई, 52 Na आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 52 Na आर्गन एटम्स, Ar एटम्स,
इस तरीके से मैंने Na के टर्म्स में छोड़ दिया। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मैंने Na के टर्म्स में छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे लिए पहले का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है। अब यहां पे क्या बोल रखा है, यहां पे दे रखा है 52 म्यू ऑफ हीलियम। अब आपको पता होना चाहिए म्यू क्या होता है। म्यू होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, किसका मास? यूनिफाइड मास बोले तो 1 एटॉमिक मास यूनिट पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, वही है। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए हीलियम की, तो हीलियम देखो बेटा, हीलियम की बात करें तो हीलियम, अगर हम लोग बात करें, एक एटम ले हम लोग हीलियम का, 1 हीलियम एटम, उसका मास होता है 4 म्यू। कितना होता है? 4 म्यू। लेकिन आपको कितना गिवन है? 52 म्यू गिवन है। 52 म्यू गिवन है, तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे ये पूछ रखा है। एक्स हीलियम के एटम्स होंगे, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब एक हीलियम एटम का मास 4 है, तो 52 हीलियम एटम्स का मास कितना हो जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 52 डिवाइडेड बाय 4 कर देना इधर पे। 52 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इधर पे जब आप सॉल्व करके निकालोगे? तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 एटम्स के आसपास आ जाएगा। ठीक है भाई, कितने एटम्स आएंगे? 13 एटम्स आएंगे। इधर पे देखो 52 इंटू 10 52 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आ रहा था, और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 13 एटम्स, बस सिर्फ 13 एटम्स ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डिवीजन बना देता हूँ ताकि आपको यहीं पे समझा सकूं। ठीक है, एक मिनट। देखो बेटा, यहीं पे समझाता हूं मैं आपको कि अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन है। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन है, तो क्या करना है हमें? फिर से वही काम करना है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम। ये कितने निकल के आएंगे बेटा? ये निकल के आएंगे हमारे पास 52 डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 52 डिवाइडेड बाई 4, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 13। तो यहां पे आप 13 मोल्स निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे बेटा? 30 मोल्स। यहां पे कितने आ जाएंगे? 13 मोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्या निकल के आएंगे यहाँ पे? 13 मोल्स। ये लिख दिया मैंने, 13 मोल्स निकल के आ गए। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 मोल ऑफ हीलियम कितने होते हैं? उसके अंदर होंगे Na हीलियम एटम्स होंगे। Na हीलियम के एटम्स होंगे। लेकिन मेरे पास तो अब कितने? 13 मोल्स हैं। 13 मोल्स ऑफ हीलियम है, तो फिर वहां पे कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 13 इंटू Na हीलियम एटम्स होंगे। ठीक है भाई, 13 इंटू Na हीलियम के एटम्स होंगे। तो आपने इसके अंदर पता लगा लिया, इसके अंदर 52 होते हैं। आप इसका आंसर भी रिपोर्ट कर सकते हो कि इसके अंदर कितने होते हैं बेटा? इसके अंदर होते हैं 52 Na। इसका आंसर कितना आ गया बेटा? ये सेकंड वाले पार्ट का 13 अकेला आया सिर्फ, और 52 ग्राम ऑफ हीलियम की बात करें तो 13 Na आया। कितना आया? 13 Na के बराबर आ गया। तो ये हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये आप अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, ये पीडीएफ में ही डले हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। हैप्पी लर्निंग टू ऑल, हैप्पी लर्निंग टू ऑल। ठीक है बेटा।